नमस्कार। किसी कहानियाँ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो लिखी है श्री हर्षपाल जी ने, जो कि एक उभरते हुए लेखक और हमारे YouTube परिवार के ही एक सदस्य है। तो चलिए सुनते हैं श्री हर्षपाल जी की लिखी हुई कहानी, जिसका शीर्षक है दुखद स्मृति। आज मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी। आंखों से आंसू गिर रहे हैं। शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ रही है। कलेजा फटा जाता है। मालूम होता है कि इस नश्वर संसार में दुख के सिवाय कोई मेरा अपना नहीं है। जी चाहता है कि संसार के सारे नियम तोड़ इस दुख, इस पीड़ा को शांत करने का यत्न करूं, परंतु कर नहीं सकता। आज मालूम होता है कि विज्ञान चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, किंतु मनुष्य के हृदय में व्याप्त आंतरिक पीड़ा का निवारण नहीं कर सकता। क्षण भर पहले मैं खुश था, शांत था और विभिन्न कार्यों में लीन था, और जिस बात से मैं दुखी हूँ उसे बिल्कुल भूल चुका था। परंतु अकस्मात ही इस पीड़ा का उदय हुआ। इसका कारण है यह घड़ी, यह खराब घड़ी जो मेरे हाथों में है। कुछ दिनों से मैं बहुत खुश था, और मैं ही क्या, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को खुश होना चाहिए। मौका ही ऐसा है। आखिर दिवाली का इंतजार किसे नहीं रहता। यही तो एक त्योहार है जिस दिन हम सभी कार्य छोड़ अपनों को, अपने परिवार को समय देते हैं, उन्हें खुशियां देते हैं। तनाव, परेशानी, चिंता, व्यथा आदि भावों से मुक्त रहते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही था। दरअसल आज मैं घर की सफाई करने में अपनी पत्नी की मदद कर रहा था। सफाई के दौरान मुझे वह घड़ी हाथ लगी जिसे मैं अभी लिए हुए प्रयुक्त बातें सोच रहा था और दुखी हो रहा था। मेरे दुख का कारण वह घड़ी है। इसलिए है क्योंकि वह मेरे पिताजी की घड़ी थी। वह मेरे पिताजी की घड़ी थी। यह बात मुझे ज्यादा दुखी नहीं करती। दुखी वह बात, वह समय, वह तारीख करती है जो इस घड़ी पर दिखाई देती है। वह तारीख है 13 अप्रैल 1919। यह तारीख जब भी मुझे याद आती है मैं कांप उठता हूँ। वह दृश्य मेरे सामने आ जाता है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, जो आज भी मेरे हृदय में पूर्व की भांति व्याप्त है। अब जब इस बात तक मेरा ध्यान पहुंच ही गया तो मैं तुम्हें विस्तार से सारी बात बता देता हूँ। मेरा जन्मदिन सन 1914 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ। मेरे पिताजी निहाल सिंह बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। वह मुझसे बहुत ही प्रेम करते थे। अमूमन देखा जाता है कि बच्चों को अपनी माता से अधिक प्रेम और लगाव होता है, मगर मेरा व्यवहार इसके विपरीत था। मुझे अपनी माता की अपेक्षा अपने पिता से अधिक लगाव था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि माँ की तरह पिताजी ने कभी मुझ पर क्रोध नहीं किया। जब माँ मुझे डांटती अथवा मारने के लिए हाथ बढ़ाती तो पिताजी मुझे बचा लेते। जब मैं किसी चीज की जिद करता तो माता एक बार मना कर देती, परंतु पिताजी ने कभी मुझे मना नहीं किया। इस तरह मेरी जिद बढ़ती चली गई। मैं आज सोचता हूँ कि उस समय यदि पिताजी मेरी जिद पूरी ना करते तो आज मेरा जीवन खुशी से भरा होता। मेरी जिद ने मेरा बहुत कुछ छीन लिया। 13 अप्रैल 1919 की बात है। उस समय मेरी उम्र लगभग 5 वर्ष की होगी। ठंडी ठंडी बयार चल रही थी। सूरज क्षितिज में आ चुका था। चारों ओर हरियाली थी। सब लोग बैसाखी की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। माँ रसोई घर में खाना बना रही थी और मैं दौड़कर माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ, आज तो मेला लगेगा ना? माँ ने खाना बनाते हुए कहा, हाँ लगेगा। मैं बोला, माँ, नानू भी अपने बापू के साथ मेले में जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। माँ ने क्रोध में कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा।
चुपचाप अंदर जाके बैठो। मैंने कहा, लेकिन माँ बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम मेले में नहीं जाओगे बस। मैं रसोई घर की भूमि पर लेटकर रोने लगा। मेरी आवाज सुनकर पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बेटा? मैं बोला, बापू, मैं भी मेले में जाऊंगा। नानू भी जा रहा है अपने बापू के साथ, मैं भी जाऊंगा। माँ बोली, नानू जा रहा है, उसे जाने दे, यहां से कोई नहीं जाएगा। मैं बोला, बापू चलो ना। पिताजी बोले, अच्छा ठीक है, चलते हैं। माँ ने गुस्से में कहा, यह क्या बात हुई जी, मेले में बहुत भीड़ रहती है, लड़के को कुछ हो गया तो? पिताजी ने मेरे आंसू पोंछकर गाल खींचते हुए कहा, जब तक इसका बापू है इसे कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर पिताजी ने मुझे पीठ पर बैठाया और बाहर जाने लगे। माँ ने रोककर कहा, और वह जो वकील साहब से मिलने जाना था? पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, कल मिल लेंगे, वकील कहीं भागा नहीं जाता। माताजी ने गुस्से में कहा, आपकी जो मर्जी हो वह कीजिए, मैं कुछ नहीं कहती। पिताजी बोले, अच्छा अब तो इसके कपड़े निकाल दो और इसे तैयार कर दो, मैं भी तैयार हो जाता हूं। इतना कहकर पिताजी बाहर चले गए। माँ ने मुझे नहलाया और मेरे कपड़े बदल दिए। तब तक पिताजी भी नहा चुके थे। हम जाने लगे तो माँ ने कहा, दोनों घर लौटना। माँ की कही बात उस समय मुझे समझ नहीं आई, परंतु आज आती है और दुख होता है। घर के द्वार से ही पिताजी ने मुझे अपने कंधों पर बैठा लिया। पिताजी के कंधों पर बैठने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि मैं संसार में सबसे ऊंचा हूं। भूमि बहुत पीछे छूट गई है और मैं बस आकाश की ओर बढ़ता जा रहा हूं। मैं सूरज को छूना चाहता हूं, आकाश को छूना चाहता हूं। मैं पिताजी के कंधों पर खड़ा हो गया और सबसे ऊंचा हो गया। मेरी उच्चता का कारण है कि मुझे डर नहीं, इस बात का डर नहीं कि मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं और मुझे विश्वास है कि मेरा बापू मुझे कभी गिरने नहीं देगा। उसने अपने कंधों पर मेरे भार को संभाल रखा है और मुझे ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसे कष्ट हो रहा है मेरे भार से, परंतु उस कष्ट को हृदय में छुपाए हुए है, उसे उजागर नहीं करना चाहता। इसका मूल कारण यह हो सकता है कि वह चाहता है कि उसका बेटा यह ना समझे कि उसका बापू कमजोर है, वह उसके भार को सहन नहीं कर सकता, अपितु यह समझे कि उसका बापू ढाल की तरह उसके समक्ष है। उस समय वह ढाल मेरे पास थी, मगर आज वह ढाल मेरे पास नहीं है। शायद यही कारण है कि मैं समाज को समझने में कमजोर हूं, उससे लड़ने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि मेरा बापू आज ढाल बनकर मेरे सामने नहीं है। मुझे जो विश्वास था, जिस विश्वास के साथ मैं आकाश छूने चला था, अब वह विश्वास नहीं रहा। अब वह विश्वास के पात्र नहीं है। अब आकाश छूने से पहले यह देखना पड़ता है कि मेरे अपने ही मुझे गिरा न दे। उस समय अपने ऊपर विश्वास ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास के साथ मैं अपने पिताजी के कंधों पर बैठा जलियांवाला बाग जा रहा था। वहीं बैसाखी का मेला लगा था। नानू अपने पिता का हाथ पकड़े चल रहा था। कुछ देर बाद हम जलियांवाला बाग पहुंच गए। द्वार को रंग बिरंगे फूलों से सजाया हुआ था। जगह जगह मिठाई, खिलौने की दुकान लगी थी। मेले में खूब रौनक थी। हम मेले में घूमने लगे। पिताजी ने मुझे एक खिलौने वाली बंदूक और बहुत से खिलौने दिलाए। मैं नानू को अपने खिलौने दिखाने लगा। तभी अचानक मेले में हलचल होने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद गोली की आवाज आने लगी। हमने देखा जनरल डायर अपने सैनिक के साथ यहां आया है। उसने जलियांवाला बाग का दरवाजा बंद कर दिया और गोली चलाने का आदेश दे दिया। पिताजी ने मुझे गोद में उठाया
और नानू के पिता ने उसे। दोनों वहां से भागने लगे। चारों तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पिताजी भाग ही रहे थे कि उनके पैर में एक गोली लगी और वह गिर पड़े। मैं भी गिर गया। पिताजी अब भागने की हालत में नहीं थे, इसलिए उन्होंने नानू के पिता से कहा, बंधु, मेरे बेटे को लेकर भाग जाओ। नानू के पिता ने कहा, पर भाई साहब आप? पिताजी बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, अभी उठकर आ जाऊंगा। तुम मेरे बेटे को लेकर यहां से चले जाओ। नानू के पिता ने मुझे गोद में उठाया और भागने लगे। हम लोग एक बड़े से लोहे के बॉक्स के अंदर बैठ गए और उसमें हुए छेदों के जरिए बाहर का नजारा देखने लगे। बाहर लोग एक दूसरे को गिरा गिरा कर भाग रहे थे। मैंने देखा कि मेरे पिता उठने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पैर से खून बह रहा था। उनके उठने का प्रयास विफल हो जाता। जब कोई उनसे टकराकर उन्हें गिरा देता, मेरे पिताजी ने फिर उठने की चेष्टा ना की और हाथों के सहारे रगड़ रगड़ कर आगे बढ़ने लगे। उनका यह प्रयास भी तब असफल हो गया जब कुछ लोगों ने भागते हुए मेरे पिता के पैर पर पैर रख दिया और उनकी चीख निकल गई। यह देख मैं भी जोर जोर से रोने लगा और बापू बापू कहकर पुकारने लगा। नानू के पिता ने मेरा मुंह अपने हाथों से बंद कर लिया। मैंने देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे। अचानक एक गोली आकर मेरे बापू को लगी और उन्होंने आंख बंद कर ली। इसके बाद मेरे पिताजी कभी ना उठे। बापू के आंखें बंद करने के साथ ही मैं भी बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मैं मां की गोदी में बैठा हूं। पिताजी का मृत शरीर सामने है और उसके पास नानू और उसके पिता खड़े हैं। मेरी माता का रो रो कर बुरा हाल था। मां ने कहा था, दोनों घर लौटना। घर तो दोनों लौटे, किंतु एक जीवित और दूसरा मृत। इस बात को वर्षों बीत गए, किंतु आज भी यह बात मेरी माता को सताती है। जब भी उन्हें इस बात की याद आती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह घड़ी मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है और यही घड़ी है जो हमारे पुराने अतीत को खोद खोद कर सजीव कर देती है। तो दोस्तों, ये थी उभरते हुए लेखक हर्षपाल जी की लिखी हुई कहानी दुखद स्मृति। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।